अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर ताहिर अली। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर फीचर्स। स्टूडेंट, ये ग्रेड 12 यानी एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट, एक इजी वे में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। या तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जो मिलेगा वो या तो हाइड्रोकार्बन होगा या फिर हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव होगा। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स containing कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हमने यहाँ पे सिंबल लिखी है कार्बन की सी और हाइड्रोजन के लिए एच। तो वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इनके डेरिवेटिव क्या हैं? तो पहले हम एक मिसाल ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि हाइड्रोकार्बन है। CH4 मीथेन आपके सामने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें टोटल 5 एटम हैं। एक एटम कार्बन का है और 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने कहा हुआ है कि ये हाइड्रोकार्बन होंगे या फिर हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होंगे। तो डेरिवेटिव क्या होता है? अगर इससे CH3Cl बनाया जाए, मिथाइल क्लोराइड बनाया जाए, यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया विद क्लोरीन, तो ये जो CH3Cl बना ये CH4 से ही बना। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन मीथेन का डेरिवेटिव है। इसी तरह से अगर हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं दो कार्बन के साथ CH2Cl2, तो यहां पे अगेन हमारे पास ये एक और किस्म का डेरिवेटिव बन गया मीथेन का। तो डेरिवेटिव क्या है? यानी हाइड्रोकार्बन में से कोई एटम आप किसी और एटम के साथ रिप्लेस करते हैं, कोई एलिमेंट आप किसी और एलिमेंट के साथ रिप्लेस करते हैं, और जो नया कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इजीएस्ट वे में डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, यही हाइड्रोकार्बन्स हैं, सॉरी यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट, एक और तरीके से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया जा सकता है कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनका मेजर पोर्शन कार्बन और हाइड्रोजन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में तो होते ही कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जब हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दी कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनका मेजर पोर्शन कार्बन और हाइड्रोजन हो। दी कंपाउंड्स containing कार्बन एंड हाइड्रोजन एज ए मेजर पोर्शन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, पुराने वक्तों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक थ्योरी मशहूर थी जिसे वाइटर फोर्स थ्योरी कहा जाता है। तो वाइटर फोर्स थ्योरी क्या है? तो स्टूडेंट, वाइटर फोर्स थ्योरी क्या है? तो स्टूडेंट, शुरू में जब केमिस्ट्री की इब्तिदा थी, स्टार्ट था, केमिस्ट
ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीज़ों से हासिल किए जा सकते हैं। दे बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। तो साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि कुदरत, चूंकि जिंदा चीज़ों को कुदरत ने पैदा किया है, तो कोई कुदरती ताकत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में कार फरमा है, यानी किसी कुदरती ताकत के से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो उनका ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिंदा चीज़ों के अंदर ही बनते हैं और जिंदा चीज़ों से ही हासिल किए जा सकते हैं, और आप कभी भी मसनूई तरीके से या आर्टिफिशली या लेबॉर्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। सो इसको उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया था। वाइटल फोर्स यानी एक अहम ताकत या कुदरती ताकत जो जिंदा चीज़ों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रही है। उस वक्त के लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ़र्क करते थे। तो वो क्या फ़र्क करते थे कि वो कंपाउंड जो जिंदा चीज़ों से हासिल हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक हैं, और बाकी के जो कंपाउंड जो बाकी किसी सोर्स से या मिनरल सोर्स से हासिल हो रहे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उनका ये मानना था कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। स्टूडेंट्स, वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे रिजेक्ट हुई? इसको रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक वूलर। फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक वूलर ने अमोनियम सायानेट से यूरिया हासिल किया। चूंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि उस वक्त के लोग ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग सोर्स से हासिल हों। तो चूंकि यूरिया मैमल्स के यूरिन यानी मैमल्स के पेशाब में पाया जाता है, यानी मैमल्स के पेशाब से हासिल होता है, तो उस वक्त के लोगों के मुताबिक ये ऑर्गेनिक था, क्योंकि उनके मुताबिक वो कंपाउंड जो जिंदा चीज़ों से हासिल होगा वो ऑर्गेनिक होगा, और वो कंपाउंड जो जिंदा चीज़ों से हासिल नहीं होगा, जो जिसका सोर्स मिनरल होगा, जो माइन से हासिल किया जाएगा, वो इनऑर्गेनिक होगा। और वाइटल फोर्स थ्योरी के तहत वो ये मानते थे कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो फ्रेडरिक वूलर ने अमोनियम साइनाइड को हीट किया और वो इसको यूरिया में कन्वर्ट करने में कामयाब हुआ। तो यूरिया उस वक्त के लोगों के मुताबिक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो कि आज भी मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऑब्टेन हुआ था अमोनियम सायानेट से, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह फ्रेडरिक वूलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। सो उस टाइम से जब यूरिया बना पहली दफ़ा, अब तक लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सोर्स से तैयार किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होगी। इसमें सबसे पहले जो हम जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। स्टूडेंट, अगर आप आम जिंदगी में भी देखें कि डेली लाइफ में
कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं, तो ये तादाद मिलियंस में पहुंच जाएगी अगर आप काउंटिंग पे बैठ जाएं। तो स्टूडेंट, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं? इसकी एक मेन वजह कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कैटिनेशन कह सकते हैं, कि कार्बन में सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मुसलसल बॉन्डिंग करता चला जाएगा। ये हजारों की तादाद में कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और इस बॉन्डिंग से ये लॉन्ग चेन भी बना सकता है और रिंग्स भी बना सकता है। यानी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है और चेन की फॉर्म में भी स्ट्रक्चर बना सकता है। ये जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है, इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। और सेल्फ लिंकेज की ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी और एलिमेंट में नहीं पाई जाती। कोई भी एलिमेंट इतनी सेल्फ लिंकेज नहीं कर सकता जितनी के कार्बन कर सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी होने की एक बहुत बड़ी वजह कार्बन का पिकुलियर बिहेवियर, यानी कार्बन की कैटिनेशन है। स्टूडेंट, इसके अलावा कार्बन जो है ये मल्टीपल स्टेबल बॉन्ड बनाता है विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा के साथ। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो कार्बन इसके साथ 3 बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन इसके साथ 2 बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन नाइट्रोजन के साथ 1 बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड कार्बन बना सकता है। एलिमेंट के साथ ये ट्रिपल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और सिंगल भी बना सकता है। तो ये जो इसकी स्टेबल बॉन्डिंग है और मल्टीपल बॉन्डिंग है, यानी ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल, ये भी एक रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़्यादा होने की। स्टूडेंट, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन के बारे में बात करें तो इनके रिएक्शंस आयनिक नहीं होते। नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो आयनिक नहीं होते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो इसलिए इनके रिएक्शंस आयनिक नहीं होते। आयनिक रिएक्शंस उन कंपाउंड्स के होंगे जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता होगा। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस हैं वो आयनिक नहीं होते। इस तरह से सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, there exists a close relationship between different organic compounds because of homologous series. Students, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपस में काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक आपस में मिलती जुलती क्यों होती हैं? इसकी वजह होमोलोगस सीरीज है। और होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी एक सीरीज जिसमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता हो। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें तमाम कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता हो। फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है ये ग्रुप कंपाउंड में एक्चुअली फंक्शनल होगा, यानी कंपाउंड का जो फंक्शन है वो बेसिकली इसी ग्रुप की वजह से होगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जिसकी वजह से उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज हो। तो
ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो वो आपस में होमोलॉग्स कहलाएंगे और उस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर सेम फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्लोज रिलेशनशिप आता है और इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने महदूद कर दिया है कुछ होमोलोगस सीरीज तक। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बिहेवियर में सिमिलैरिटी पाई जाती है क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो सकते हैं। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और फीचर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी ये लार्ज भी होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। मिसाल के तौर पर स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 एन टाइम है और यहाँ पे एन कई हजार हो सकता है, यानी C6H10O5 के कई हजार मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कंपाउंड है। स्टार्च वैसे भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और अभी हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं लिखा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स है। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी ये लार्ज भी होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और जनरल प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म क्या होता है या आइसोमर्स क्या होते हैं? दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने अल्कोहल एक लिया C2H5OH और एक और कंपाउंड हमने लिया ईथर CH3OCH3। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। अगर आप इनमें काउंट करेंगे तो आपको इन दोनों में कार्बन की तादाद 2 ही मिलेगी, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 ही कार्बन है। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन गिनें तो यहाँ पे भी 5 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 6 हाइड्रोजन बन रहे हैं अल्कोहल में भी और 6 ही हाइड्रोजन बनते हैं ईथर में भी, 3 ये हाइड्रोजन और 3 ये हाइड्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीजन को आप देख सकते हैं, अल्कोहल में भी 1 है और ईथर में भी 1 ही है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग और अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला हम उस फार्मूले को कहते हैं जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की बाइंडिंग और अरेंजमेंट को शो कर रहा हो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O आ रहा है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का डिफरेंट है। तो ये हमने एक एग्जांपल ली आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं ये स्लो होते हैं, यानी आहिस्ता होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शन जो कि बहुत फास्ट होते हैं, और यील्ड जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो भी लो होती है। यानी अगर किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसकी यील्ड लो होगी, वो मिकदार में कम बनेगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रेडिली सॉल्युबल इन नॉन पोरस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में, वाटर में इनसॉल्युबल हैं
जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बेंजीन, ईथर वगैरह में ये सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए जो हम जनरल रूल यूज़ करते हैं वो है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं, जबकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इस हिसाब से ये वाटर में इनसॉल्युबल ही होने चाहिए, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनको हल हो जाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने आज के लेक्चर को समराइज कर लें तो हमने सबसे पहले बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स, या दूसरे लफ्जों में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जिनका मेजर पोर्शन दो ही एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसके बाद हमने बात की थी वाइटल फोर्स थ्योरी की। तो स्टार्ट में साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ जिंदा चीज़ों से ही हासिल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो इसे वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया था, जिसको फ्रेडरिक वुलर ने रिजेक्ट किया था। उसने फर्स्ट टाइम अमोनियम साइनाइड से यूरिया तैयार किया था। फिर हमने बात की थी कुछ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो वो क्या है? नंबर 1 हमने बात की थी पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन में एक पेकुलियर नेचर है कि इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी। इस सेल्फ लिंकेज की वजह से ये लंबी चेन भी बना सकती है और रिंग्स भी बना सकती है। तो कार्बन की इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा आता है। फिर हमने बात की थी नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि इनमें नॉन आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता, तो इनमें आयनिक कैरेक्टर भी नहीं पाया जाएगा। थर्ड पे हमने बात की थी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर में सिमिलैरिटी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज पाई जाती है जिनमें सेम फंक्शन ग्रुप आता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज नहीं पाई जाती। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर में सिमिलैरिटी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज पाई जाती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिहेवियर में सिमिलैरिटी है। इसके बाद हमने बात की थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होते हैं और इनके स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हमने बात की थी आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या है? जब कभी दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो आइसोमेरिज्म वाली प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं पाई जाती, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात की जाए तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट्स भी स्लो होते हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यील्ड भी कम होती है, लो होती है। फिर हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ही हल होंगे। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो, या किसी बात को आप मज़ीद एलेबोरेट करवाना चाहते हो, तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।